हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। डीएनडी न्यूज में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला न्यूज है, हरियाणा में भाजपा की हैरत भरी हैट्रिक। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन को मिला बहुमत। तो देखिए, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा का इलेक्शन हुआ है। उसमें हरियाणा विधानसभा में 90 सीटों में से 48 सीट जीतकर भाजपा जो है तीसरी बार सरकार बनाएगी। ठीक है। वहीं कांग्रेस को 37 सीटें प्राप्त हुई है। जबकि जम्मू कश्मीर की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला है। 90 सदस्यों वाली विधानसभा में दोनों पार्टियों ने कुल 48 सीटें जीती है। ध्यान देने वाली बात क्या है कि अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद कुल 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हुए हैं। ठीक है। और इसमें भाजपा को 29 सीटें प्राप्त हुई है, जो 2014 में भाजपा को मिली 25 सीटों से ज्यादा है। ठीक है, चलते हैं आगे। दूसरी जो न्यूज है, जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिल्टन को दिया गया भौतिक का नोबेल पुरस्कार। मशीनों को सोचने समझने में दिया है इन्होंने योगदान। तो 2024 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से जेफरी ई हिंगटन, ये ब्रिटिश कनाडाई मूल के वैज्ञानिक हैं, और जॉन जे हॉपफील्ड, ये अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। उन्होंने भौतिकी की मदद से आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को प्रशिक्षित किया है ताकि वह इंसानों की तरह सोच समझ और सीख सके। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो न्यूज है, फॉक्सकॉन बना दुनिया की सबसे बड़ी एनवीडिया सुपरचिप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। फॉक्सकॉन दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बना रही है, जो एनवीडिया के GB200 चिप का उत्पादन करेगी। यह कदम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उठाया गया है। फॉक्सकॉन, जो एप्पल के आईफोन असेंबल करती है और दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता है, अब एआई बूम से भी लाभ कमा रही है, क्योंकि यह सर्वर भी बनाती है। तो ध्यान रखिएगा, एनवीडिया GB200 चिप बनाएगी ये। नेक्स्ट जो न्यूज है, ग्लैंडर्स रोग से संक्रमित 3 घोड़ों को मार दिया गया। टेटा इंडिया ने तांगा पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। दिल्ली में जूनोटिक बीमारी ग्लैंडर्स से संक्रमित पाए जाने पर 3 घोड़ों को आगे की पीड़ा से बचाने के लिए मार दिया गया है। टेटा इंडिया ने कहा कि उसने अधिकारियों से ग्लैंडर्स के नियंत्रण और उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना को लागू करने और घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले तांगों पर 2010 के प्रतिबंध को और मजबूत करने का आग्रह किया है। अब देखते हैं कि ग्लैंडर्स रोग है क्या। तो देखिए, ग्लैंडर्स जो है एक जूनोटिक बीमारी है, जो बर्क होल्डारिया मेलेई नामक जीवाणु के कारण होती है। वैसे तो ग्लैंडर्स से मनुष्य भी संक्रमित हो सकते हैं, लेकिन यह मुख्य रूप से घोड़ों को प्रभावित करता है और गधों, खच्चरों, बकरियों, कुत्तों और बिल्लियों को भी प्रभावित करता है। यह बीमारी आमतौर पर वाहक जानवरों के नाक के घाव से, दूषित भोजन या पानी का सेवन करने से होती है। इसकी विशेषता नाक से मवाद जैसे स्राव, नाक की श्लेष्मा झिल्ली में छाले, फेफड़ों के घाव और अल्सर वाली गांठें बन जाती है। नेक्स्ट न्यूज है, सृजनकर्ताओं की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए मुंबई में क्रिएटिव टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना की जाएगी। सृजनकर्ताओं की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि मुंबई में भारतीय सृजनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT की स्थापना की जाएगी। तो मुंबई में भारतीय सृजनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की जाएगी और मनोरंजन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए त्रिआयामी रणनीति का अनावरण भी किया गया है। इस त्रिआयामी दृष्टिकोण में क्या शामिल है,
तो प्रतिभा विकास, नए बुनियादी ढांचे का निर्माण और फिल्म निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना शामिल है। नेक्स्ट न्यूज है, अगले साल होने वाले महाकुंभ से पहले यूपी सरकार ने शुरू किया कुंभ शिखर सम्मेलन। अगले साल प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को राज्य के सभी 18 मंडलों में आयोजित होने वाले कुंभ शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम लखनऊ में शुरू हुआ और 14 दिसंबर को प्रयागराज में संपन्न होगा। इस शिखर सम्मेलन में बाल युवा कुंभ, कला संस्कृति कुंभ, कवि कुंभ, भक्ति कुंभ सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जो कुंभ मेला है वो प्रत्येक 12 वर्ष पर आयोजित होता है और इस बार 14 जनवरी से लेकर 26 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन प्रयागराज में किया जाना है। नेक्स्ट न्यूज है, कैथी भाषा को लेकर। देखिए, बिहार में जो है भूमि सर्वे हो रहा था, उसमें जितने भी जो कागज पत्र हैं वो ज्यादातर कैथी भाषा में लिखे हुए हैं। इस कारण से समस्या आ रही है, तो इसी को देखते हुए अभी यहाँ के अधिकारियों को कैथी भाषा की ट्रेनिंग दी जा रही है, तो इसीलिए कैथी भाषा हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कैथी भाषा है क्या? ऐसा माना जाता है कि कैथी का विकास 6वीं से 10वीं शताब्दी के बीच हुआ था तथा इसका स्वर्णिम काल 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी के शासन काल में था, जब इसका प्रयोग उनके शाही दरबार में किया जाता था तथा यह आधिकारिक मोहरों पर भी अंकित थी। शेरशाह सूरी के काल के बाद भी मुगलों के शासन काल में इसका इस्तेमाल जारी रहा, लेकिन ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान इसका इस्तेमाल कम होने लगा। आज़ादी के समय तक कैथी रोजमर्रा की जिंदगी से लुप्त हो रही थी। कैथी भाषा के बारे में यह भी जानकारी उपलब्ध है कि मंदिरों के शिलालेखों, लोकगीतों और भूमि अभिलेखों में इसके प्रमाण मिलते हैं। यह मगध, भोजपुर, तिरहुत और मिथिला जैसे क्षेत्रों में लिपि में थोड़े बहुत बदलाव के साथ अभी भी उपस्थित है। राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी शिलालेख पर कैथी भाषा पाई गई है। नेक्स्ट चीज देख लीजिए कि देवनागरी से कैसे अलग थी कैथी लिपि। तो कैथी लिपि का विकास 6वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी के बीच हुआ है, वहीं देवनागरी लिपि 10वीं शताब्दी के शुरुआत में विकसित होने लगी। कैथी भाषा भारतीय भाषाओं में उपयोग की जाती है। देवनागरी लिपि भारतीय एवं कई विदेशी भाषाओं में उपयोग की जाती है। कैथी भाषा शिरोरेखा नहीं होती, कैथी भाषा में शिरोरेखा नहीं होती, जबकि देवनागरी लिपि में शिरोरेखा अवश्य होती है। कैथी भाषा दो शब्दों के बीच में दूरी नहीं होती है, जबकि देवनागरी लिपि में दो शब्दों के बीच में दूरी होती है। कैथी में दीर्घ उ की मात्रा नहीं होती है, वहीं देवनागरी लिपि में दीर्घ उ की मात्रा होती है। कैथी भाषा में ह्रस्व ई की मात्रा नहीं होती है, जबकि देवनागरी लिपि में ह्रस्व ई की मात्रा होती है। कैथी भाषा में रेफ और चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं होता है, जबकि देवनागरी लिपि में रेफ और चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। तो ये कैथी भाषा और देवनागरी लिपि में अंतर है। कैथी भाषा जो ज्यादा प्रचलित थी वो भारत के किन क्षेत्रों में थी, तो देख लीजिए, ये बिहार में थी, बंगाल के मालदा क्षेत्र में था, झारखंड में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कैथी भाषा का प्रयोग होता था। नेक्स्ट न्यूज जो है, उत्तर प्रदेश में अब ई कोर्ट के जरिए होगा औद्योगिक विवादों का निपटारा। डिजिटल प्लेटफॉर्म करेगा कामकाज आसान। इस प्लेटफॉर्म में सुनवाई के लिए तारीख और समय निर्धारित करने के लिए एक शेड्यूलिंग
सिस्टम होगा जो न्यायालय के संसाधनों और पक्षकारों के शेड्यूल की उपलब्धता को समायोजित करेगा। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में अब औद्योगिक विवाद का निपटान ई कोर्ट के जरिए होना है। औद्योगिक न्यायीकरण में ई कोर्ट प्लेटफॉर्म से औद्योगिक विवाद के प्रबंधन के लिए एक व्यापक डिजिटल समाधान का विकास किया जाएगा। इस प्रणाली के निर्माण और विकास का जिम्मा श्रीट्रॉन इंडिया लिमिटेड को दिया गया है। इस प्रणाली के जरिए औद्योगिक विवाद से संबंधित मामले दर्ज करने तथा सभी पक्षों के लिए एक सहज इंटरफेस विकसित करने पर फोकस किया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म पर विवाद वाले दोनों पक्ष अपना इनपुट और दस्तावेज अपलोड कर यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि उनकी प्रस्तुतियां कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। इसके अतिरिक्त सिस्टम स्वचालित रूप से प्रस्तुतियों को मान्य कर एक यूनिक केस नंबर उत्पन्न करेगा, जिससे आवेदकों को उससे संबंधित मामले समीक्षाधीन होने की जानकारी मिल सकेगी। ई कोर्ट प्लेटफॉर्म सभी प्राप्त वादों के प्रभावी प्रबंधन की सुविधा प्रदान करेगा। इसमें स्वीकृति से लेकर समाधान तक ट्रैकिंग सक्षम होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, नोटिफिकेशन पाएं। धन्यवाद।